जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रेम से बोलिए जय माँ सरस्वती। तो प्रैक्टिस सेट को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम 66 नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे। हम बता दें कि आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 एस्टेट सीटेट नेट वैसे सभी परीक्षाएं जो संगीत से संबंधित है, उन परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे, झप ताल में कितनी खाली होती हैं? झप ताल में कितनी खाली होती हैं? तो झप ताल में टोटल जो है 10 मात्रा है और 4 विभाग होता है। ठीक है जी, 4 विभाग। और इसमें खाली की बात करें तो झप ताल में एक खाली होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? ए। अब देखिए इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए। झप ताल में जो है एक खाली होता है और इसमें एक एक 3 और 8वीं मात्रा पर ताली होता है और 6वीं पर खाली होता है। ठीक है जी। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है इसमें 67 नंबर, भातखंडे संगीत पद्धति में सम का चिन्ह क्या है? तो भातखंडे संगीत पद्धति में सम का चिन्ह क्या होता है? क्रॉस। ठीक है जी। और पलुस्कर जी की पद्धति में क्या होता है? मात्रा संख्या लिखा जाता है। और हम आपको बता दें यहाँ पे भातखंडे जी का जो है सम आपका क्रॉस से होता है और पलुस्कर जी का मात्रा संख्या लिखा जाता है। और देखिए भातखंडे जी का जो है शून्य से खाली को दर्शाया जाता है और पलुस्कर जी के पद्धति में शून्य प्लस से खाली को दर्शाया जाता है। ठीक है जी। तो प्लस चिन्ह खाली किस में है? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर पद्धति में। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कुआड़ लय इस नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपसे बताया था एक होता है आड़ लयकारी। आड़ लयकारी तो इसमें होता है 3/2, मतलब 1.5 गुना होता है। मतलब 3 मात्रा को 2 में बोलना। और एक होता है कुआड़। कुआड़ लयकारी को बोलते हैं सावा गुना, मतलब 5 मात्रा को 4 में बोलना। ठीक है जी। इसको सावा गुना बोलते हैं। एक होता है बियाड़ लयकारी। तो बियाड़ लयकारी में जो है पौन दुगुन होता है, मतलब 7 मात्रा को 4 में बोलना। ठीक है जी। तो ये होता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उस कुआड़ में जो है सावा गुना, कुआड़ सावा गुना मतलब 5/4। ठीक है जी, 5 मात्रा को 4 में बोलना। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न, काफी थाट, यह काफी थाट का राग है, मतलब इसमें कौन सा राग जो है काफी थाट से संबंधित है? तो इसका 69 का आप बताइए, 69 का क्या होगा? तो 69 में हम आपको बता दें कि यह जो है मूल्यांकन से बाहर किया गया था प्रश्न को। हम आपको बताते हैं इसके बारे में डिटेल। देखिए शंकरा राग जो होता है यह बिलावल थाट से उत्पन्न है। शंकरा राग बिलावल थाट का उत्पन्न है, जिसमें सभी शुद्ध स्वर लगते हैं बिलावल थाट वाले राग में। ठीक है। मालगुंजी राग जो होता है यह काफी थाट से उत्पन्न है। ठीक है जी। यह काफी थाट से, इसमें गंधार कोमल रहता है। और देखिए मियाँ मल्हार जो होता है, मियाँ मल्हार ये भी काफी थाट का उत्पन्न है, काफी थाट से उत्पन्न है। और दरबारी जो है असावरी थाट से उत्पन्न है, असावरी थाट से। तो इसमें असावरी में जो है आपका गंधार, धैवत और निषाद सभी कोमल लगते हैं। ठीक है। तो दरबारी असावरी से है और मियाँ मल्हार, मालगुंजी ये दोनों काफी से है और शंकरा जो है बिलावल थाट से। तो काफी थाट से पूछा है तो 2 और 3 दोनों सही होगा। ठीक है जी। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न देखिए आप। 70 नंबर, यह राग असावरी थाट का है। तो असावरी थाट से उत्पन्न राग बताइए इसमें। तो राग श्री तो आप जानते हैं पूर्वी थाट से उत्पन्न होता है, श्री राग। ठीक है जी। और वहीं दरबारी असावरी थाट से उत्पन्न है। और राग विभास क्या है? विभास आपका भैरव थाट का राग है। ठीक है जी। और वहीं आपका चौथा क्या दिया है? केदार, केदार कल्याण का है। तो आपसे पूछा गया है कि असावरी की कौन है, तो क्या हो जाएगा जी? 2 नंबर सही है। दरबारी राग जो है असावरी थाट से उत्पन्न है, इसका आप पढ़ लीजिएगा। इसमें लिख रहा है कोमल ऋषभ के असावरी और दूसरा शुद्ध ऋषभ के असावरी। तो असावरी ऐसा होता है जिसमें कोमल ऋषभ भी लगता है और शुद्ध ऋषभ भी लगता है। ठीक है जी। तो असावरी का यह प्रकार है। असावरी का गायन समय दिन का प्रथम प्रथम पहर है। ठीक है जी। और इसमें जो है आगे प्रश्न देखिए, टॉनिक कोड किस स्वर से उत्पन्न होता है? तो टॉनिक कोड जो होता है,
टॉनिक कोड आपका षड्ज से शुरू होता है, षड्ज से मतलब सा से शुरू होता है, तो आंसर ए हो जाएगा। इसका देखिए, इसका आप डिटेल पढ़ लीजिए। टॉनिक कोड सा से शुरू होता है। देखिए अगला प्रश्न 72 नंबर, देखिए 72 नंबर लिख रहा है, ताल में कितने प्रकार के अंग होते हैं? ताल में कितने प्रकार के अंग होते हैं आपको बताना है। तो 72 का सही उत्तर बता दीजिए। 72 का सही उत्तर हो जाएगा, ताल में जो है 6 प्रकार के अंग होते हैं। ताल में 6 प्रकार के अंग होते हैं, आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पढ़िए इसका डिटेल। कह रहा है, ताल एक निश्चित मात्राओं में बंधे हुए और उसमें उपयोग में आने वाले बोलों को निश्चित वजन को कहते हैं। अब देखिए, मात्रा किसी ताल के न्यूनतम अवयव को कहते हैं। ताल में 6 प्रकार के अंग होते हैं। ठीक है जी, डिटेल पढ़ लीजिए आप। देखिए 3 ताल तथा एक खाली की ताल क्या है? तो 3 ताली। तो ताल 3 ताल में 3 ताल होता है और 3 ताली होता है और एक खाली होता है। तो यह जो है 3 ताल के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है जी, यह जो है बात आपको 3 ताल के बारे में कहा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है जी, आंसर इसका हो जाएगा 2 नंबर, 2 सही हो जाएगा। तो आपसे हम बता दें कि रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रूपक ताल में 7 मात्राएं, 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, 4 ताल में आपको जो है 12 मात्राएं होती हैं और दादरा में 6 मात्राएं होती है। ठीक है जी, तो आगे वाला प्रश्न देखिए। अब आगे प्रश्न हम बताते हैं आपको, राग भैरव का गायन समय। तो आप राग भैरव का गायन समय जानते हैं, प्रातःकाल होता है। तो प्रातःकाल इसका देख लीजिए 3 हो जाएगा। इसको पढ़ लीजिए, भैरव थाट से उत्पन्न होता है। और इसमें थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिए। इसका वातावरण भक्ति रस से युक्त गांभीर्यता से भरा हुआ होता है। भैरव थाट का आश्रय राग है राग भैरव, और गंधार और निषाद का प्रमाण औरोह में अल्फ होता है। ठीक है जी, अब देखिए कौन सा एक थाट नहीं है। देखिए ये भी मूल्यांकन से बाहर किया गया था, हम आपको बता रहे हैं। देखिए थाट उत्तर भारतीय संगीत में 10 थाट है। ठीक है जी, तो उसमें खमाज थाट है जिसमें निषाद कोमल लगता है। भूपाली कोई थाट नहीं है। भूपाली राग कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। और मारवा थाट देखिए, इसमें ऋषभ ऋषभ कोमल रहता है और मध्यम तीव्र लगता है। ठीक है जी, और पुरिया पुरिया भी देखिए, पुरिया भी कोई थाट नहीं है। ठीक है जी, पूर्वी थाट होता है। ठीक है, पूर्वी थाट होता है, तो इसलिए इसको मूल्यांकन से बाहर किया गया था। 10 थाट है उत्तर भारतीय संगीत में, और 72 थाट का प्रचार है वहाँ पे आपको कर्नाटकी संगीत में या दक्षिण संगीत में। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए, गायन शैली जिसमें पखावज संगत की जाती है। तो पखावज देखिए, मर्दाना गायकी में अर्थात ध्रुपद गायकी में पखावज का प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है जी, इसका पढ़ लीजिएगा डिटेल। कंठ और फेफड़ों से गाया जाता है ध्रुपद गायकी, और इसमें पखावज बजाया जाता है। ठीक है जी, राग बिलावल का वादी स्वर क्या है? राग बिलावल देखिए, राग बिलावल जो है बिलावल थाट से उत्पन्न होता है। और इसका एक ट्रिक बना लीजिएगा, बल धागा, चाहे धागा का बल, बल धागा। देखिए तो बल से होता है बिलावल, और जो है धा इसका वादी है और गंधार इसका संवादी है। देखिए यह बिलावल थाट से उत्पन्न है, और जाति इसकी संपूर्ण संपूर्ण, आरोह में भी 7 और रोह में भी 7 स्वर का प्रयोग होता है। वादी इसका धैवत और संवादी गंधार है। देखिए उत्तरांग प्रधान राग है। गायन का समय इसका क्या है? प्रातःकाल है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा राग असावरी थाट का है? असावरी थाट का देखिए आपको बताना है। 78 नंबर सवाल का देखिए, असावरी थाट का है राग देसी। यह असावरी थाट का है, तो इसका ट्रिक बना लीजिएगा, देसी आशा, देसी आशा इसे बता दीजिएगा। और बसंत जो होता है, राग बसंत पूर्वी थाट से उत्पन्न होता है। और वहीं परज, परज भी पूर्वी थाट का राग है। और ये 4 नंबर मेघ मल्हार जो होता है, यह काफी थाट का राग है। ठीक है जी, तो असावरी का पहला हो जाएगा देसी। ठीक है, पढ़ लीजिए इसको। अगला प्रश्न देख लीजिए 69 नंबर, नाद कितने प्रकार के होते हैं? तो नाद जो होता है, नाद तो 2 ही प्रकार के हैं, आहत नाद,
अनाहत नाद। एक तीसरा नाद बोला जाता है ब्रह्मनाद, लेकिन वो प्रचार में नहीं है, तो नाद आप दो ही प्रकार के मानेंगे। ठीक है जी, आहत नाद और अनाहत नाद। तो आहत जो होता है उसका प्रयोग संगीत में किया जाता है, और अनाहत जो होता है अप्रिय होता है, उसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है जी, तो आहत अनाहत नाद होता है और एक आहत नाद। ठीक है जी, तो आहत नाद का प्रयोग संगीत में होता है। मधुर ध्वनि को नाद कहा जाता है, आप जानते हैं। देखिए, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? तो शुद्ध स्वरों की संख्या 7 होती है, 7 होती है, और विकृत विकृत स्वर 5 होते हैं, 5 विकृत स्वर हैं। ठीक है जी, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, यह ताल ठुमरी गायकी में बजाई जाती है। तो ठुमरी गायकी के लिए प्रयुक्त ताल कौन सा है? तो ठुमरी गायकी के लिए आप बता दीजिए। ठुमरी गायकी के लिए दीपचंदी ताल। ठीक है जी, ताल दीपचंडी को ठुमरी में बजाते हैं। ताल दीपचंडी को ठुमरी में बजाया जाता है। देखिए, दीपचंडी ताल में जो है 14 मात्राएं होती हैं, रूपक ताल में 7 मात्राएं, 4 ताल में 12 मात्राएं, और देखिए एक ताल में भी 12 मात्राएं होती हैं। ठीक है जी, तो ठुमरी के साथ दीपचंदी ताल बजाते हैं। इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए, डिटेल आप यहाँ पर पढ़िए। दीपचंदी ताल में टोटल 14 मात्रा है, 4 विभाग होते हैं, और ठुमरी गायकी में बजाई जाती है। 1, 4 और 11वीं मात्रा पर ताली होता है, और 8वीं मात्रा पर खाली। ठीक है जी, तो आगे वाला प्रश्न देखिए, एक ताल में कितनी खाली होते हैं? तो 82 नंबर सवाल का बता दीजिए उत्तर क्या होगा। 82 नंबर सवाल का उत्तर बताइए। 82 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा 82 नंबर सवाल का उत्तर देखिए, आपको एक ताल में 2 खाली होता है। ठीक है जी, एक ताल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक ताल है, यह मुख्यतः तबले पर बजाया जाता है। एक ताल के ताल में 12 मात्राएं होती हैं, 6 विभाग होते हैं, और पर 2-2 मात्रा का 6 विभाग होता है। ठीक है जी, और आगे हम बताएं इसमें 1, 5, 9 और 11वीं मात्रा पर ताली, मतलब 4 ताली होता है इसमें, और 3 और 7वीं पर खाली, मतलब 2 खाली होता है। तो 4 ताली और 2 खाली। ठीक है जी, तो आपको बताना है इसमें 82 नंबर सवाल में आपको 4 ताली और 2 खाली होता है एक ताल में। ठीक है जी, और एक ताल में आप जानते हैं 12 मात्राएं होती हैं। देखिए, अगला प्रश्न 83 नंबर, अभिनव राग मंजरी। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जिसके लेखक हैं। आपसे पूछा जाए भरत जी क्या लिखे हैं? तो भरत जी लिखे हैं नाट्य शास्त्र। ठीक है जी, ये नाट्य शास्त्र लिखे हुए हैं। और नारद जी क्या लिखे हैं? तो संगीत मकरंद, संगीत मकरंद ये लिखे हैं। और लोचन कवि क्या लिखे हैं जी? राग तरंगिनी। ठीक है, राग तरंगिनी, तो ये रचना हो गया। तो अभिनव राग मंजरी पूछा है, तो पंडित भातखंडे जी इसको लिखे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल। अगला देखिए, अगला सवाल है, मध्य षडज से तार षडज तक स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या बोलते हैं? तो आरोह बोलते हैं। और तार षडज से मध्य षडज की तरफ उतरते को अवरोह बोलेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिए आप। अब अगला प्रश्न 85 नंबर, कर्नाटक संगीत में खंड जाति में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कर्नाटक संगीत में खंड जाति में कितनी मात्राएं होती हैं? 85 नंबर का सवाल का उत्तर बताइए। 85 का उत्तर हो जाएगा आपको 5। खंड जाति में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 5। ठीक है जी, आप यहाँ पे इसका डिटेल पढ़ लीजिए। ठीक है जी, तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे, और बैजू बाबरा के भी गुरु हरिदास थे। ठीक है जी, तानसेन के और बैजू बाबरा के गुरु कौन थे? तो हरिदास। गुरु कौन थे जी? हरिदास। इन दोनों के गुरु यही थे। ठीक है, और बालकृष्ण बुआ किनके गुरु थे? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु थे आपको बालकृष्ण बुआ जी। और अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो आपको निजामुद्दीन औलिया। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए, ये आप डिटेल इसका पढ़ लीजिए। वृंदावनी सारंग किस थाट से उत्पन्न होता है? तो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, ब्रिका सेप, ब्रिका सांप, ब्रिका सांप याद रखिएगा।
तो ब्री से वृंदावन सारंग, काश से काफी थाट से उत्पन्न है, और षडज इसका वादी है, और संवादी पंचम है। तो वृंदावन सारंग किस थाट से उत्पन्न है, तो आप काफी मारिएगा, ठीक है जी, 2 है। ये पढ़ लीजिए आप। यहाँ से पूछ रहा है वृंदावन सारंग का गायन समय जो है मध्याह्न काल है, ठीक है जी। और यह अत्यंत मधुर राग है वृंदावन सारंग। जाति इसकी आडव आडव है, मतलब आरोह में और अवरोह में 5-5 स्वर का प्रयोग होता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न इसमें लिख रहा है 88 नंबर, दक्षिण संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं? तो दक्षिण या कर्नाटक संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को कनलांगी कहा जाता है, ठीक है जी। तो आंसर 4 हो जाएगा। ये आप डिटेल पढ़ लीजिए, इसका डिटेल पढ़िए। अगला प्रश्न देख लीजिए, 89 नंबर लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ताल कर्नाटक संगीत में नहीं है? तो ध्रुव ताल भी है, एक ताल भी है, त्रिपुट ताल भी है, लेकिन 9 ताल नहीं है, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर आंसर हो जाएगा। आप इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। देखिए, दत्तिल ने किस ग्रंथ की रचना की? तो इसका आंसर दत्तिलम हो जाएगा, ठीक है जी। तो दत्तिल महान संगीतज्ञ थे और इनका ग्रंथ का नाम है दत्तिलम, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए डिटेल। अगला प्रश्न है 91 नंबर, यह खुले बोल की ताल है। तो खुले बोल की ताल कौन सा है? तो धमार। धमार जो होता है। 91 नंबर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा जी? 91 नंबर सवाल का उत्तर हो गया आपका धमार ताल, ठीक है। इसको डिटेल इसका पढ़िए। डिटेल इसका लिख रहा है, डिटेल इसका लिखिए, धमार ताल ब्रजभूमि, मतलब इसमें ब्रज भाषा का उपयोग किया जाता है। इसका प्रचलन ब्रज क्षेत्र में लोकगीत के रूप में बहुत काल से चला आ रहा है। इस लोकगीत में वर्णन का विषय क्या है? राधा कृष्ण का होली खेलने का जो है क्रिया है, उसको वर्णित किया गया है इसमें। इसका रस श्रृंगार था और ब्रज भाषा थी, ठीक है जी। ब्रज भाषा है और खुले बोल की यह ताल है, ठीक है। 92 नंबर सवाल, संगीत रत्नाकर में कितने काकू बताए गए हैं? तो काकू आपको 6 बताए गए हैं, ठीक है जी। तो 92 का क्या हो जाएगा जी? 92 नंबर सवाल का हो जाएगा आंसर आपका 2 नंबर, मतलब 6 काकू बताए गए हैं, ठीक है। आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर 13वीं सदी में सारंग देव जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है जी। यह काफ़ी बड़ा और पूर्ण ग्रंथ है। इसमें सभी बातों का स्पष्ट विवेचन हुआ है। 7 अध्यायों में यह वर्गीकृत है। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय है? तो 7। तो इसकी इसलिए संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी कहा जाता है। 7 अध्याय का नाम क्या है? तो स्वर अध्याय, राग अध्याय, प्रकीर्ण अध्याय, विषय अध्याय, प्रबंध अध्याय, ताल अध्याय, वाद्य अध्याय, नित्य अध्याय, ठीक है जी। तो 7 अध्याय है इसमें। और इसमें जो है काकू के 6 प्रकार बताए गए हैं। काकू क्या होता है? काकू एक टेक्निक होता है जिससे पहचाना जाता है कि कौन सा आवाज किस वस्तु का है, किस वाद्य यंत्र का, ठीक है जी। उसको काकू कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न लिख रहा है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर पद्धति में खाली को किससे दर्शाते हैं? तो खाली को हम प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं, प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं, और सम को मात्रा संख्या लिखकर। और देखिए ये गुणा जो है भातखंडे जी की पद्धति में सम को दर्शा रहा है, और जीरो भातखंडे जी के पद्धति में खाली को दर्शाता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, मूल्यांकन से बाहर था ये भी। अब देखिए रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रूपक में आप जानते हैं 7 मात्राएं होती हैं। तो रूपक में 7 मात्राएं होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ये 94 का 1 नंबर हो जाएगा सही, ठीक है। 94 का 1। अब देखिए रूपक ताल का विभाग आपसे पूछा जाए तो विभाग इसमें 3 होता है, 3 मात्रा, 2 मात्रा और 2 मात्रा, ठीक है जी। इसका बोल हो रहा है तिन्ना धिन्ना धिन्ना, ठीक है। तो रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 7 मात्राएं। आप देख लीजिए, इसका बोल है तितिना धीना धीना, ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 10 थाटों के प्रतिपादक कौन थे? तो 10 थाटों के प्रतिपादक पूछा जाए तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जो पेशे से वकील थे, आप जानते हैं। और 72 थाटों के प्रचारकर्ता या जनक कौन है? तो पंडित वेंकटमखी, ठीक है जी, दक्षिण भारत संगीत में। आगे प्रश्न देख लीजिए, ये डिटेल उसका पढ़ लीजिएगा। तो पंडित भातखंडे जी जो है बिलावल थाट को शुद्ध माने हैं, और जो है वेंकटमखी जी द्वारा काफी थाट को शुद्ध माना गया, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भातखंडे ताल लिपि में खाली को क्या दर्शाते हैं? खाली को, तो भातखंडे लिपि में आप जो है
भातखंडे पद्धति में खाली के लिए आप जीरो का प्रयोग करते हैं खाली के लिए, ठीक है जी। और पलुस्कर जी की पद्धति में प्लस से खाली को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और भातखंडे जी में क्रॉस से सम को दर्शाते हैं, ठीक है, आप जान गए। 97 नंबर सवाल देखिए, पाश्चात्य संगीत में मध्यम स्वर का नाम क्या है? तो आप इसका बता दीजिए, डिटेल इसका पढ़िए आप। 97 नंबर का क्या हो जाएगा उत्तर बताइए। तो 97 नंबर का हम मध्यम के लिए फा का यूज करते हैं, मध्यम को फा बोलते हैं, ठीक है। इसका डिटेल पढ़िए। देखिए यहाँ पे पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति में 4 प्रकार की पद्धतियाँ हैं। 4 प्रकार की पद्धतियाँ हैं, कौन कौन? तो सोल्फा स्वर लिपि पद्धति, न्यूमस स्वर लिपि पद्धति, च्यू स्वर लिपि पद्धति और स्टाफ स्वर लिपि पद्धति, ठीक है जी। इसका डिटेल आगे पढ़िए। सोल्फा स्वर लिपि पद्धति के अंतर्गत स्वरों के नाम डो मतलब सा और रे मतलब रे, मी मतलब ग और फा मतलब मध्यम और सोलू मतलब पंचम और ला मतलब धैवत और सी मतलब नी, ठीक है जी। तो भारतीय संगीत में ये सारे गम पधनी के नाम से जानते हैं। और सोल्फा स्वर लिपि में आपको डोरे मीफा सोलू लासी, ठीक है जी, इससे जानते हैं। तो इस तरह पाश्चात्य संगीत में मध्यम को क्या बोलेंगे? तो फा बोलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है लय के प्रकार बताइए। तो लय के आप जानते हैं 3 प्रकार होते हैं, द्रुत लय, मध्य लय और विलंबित लय, ठीक है। तो विलंबित को आप बड़ा ख्याल भी कहते हैं। देखिए इसमें डिटेल आप पढ़ लीजिए। 99 नंबर सवाल लिख रहा है म प ध प ग म प ग म रे स्वर समूह किस राग को प्रदर्शित कर रहा है? तो 99 का देखिए, 99 का राग कामोद को यह दर्शा रहा है स्वर लिपि। आप इसको देख लीजिए, राग कामोद को दर्शा रहा है। डिटेल इसका पढ़ लीजिए। राग जो होता है कामोद, इस राग में मल्हार अंग, हमीर अंग और कल्याण अंग की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। साथ ही केदार और छाया नट की झलक भी दिखाई देती है। इसलिए यह राग गाने में कठिन है और यह स्वर समूह जो है यह कामोद का अंग है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, झप ताल की दुगुन एक आवर्त में कितने मात्राएं होती हैं? झप ताल के दुगुन कर रहा है, देख लीजिए दुगुन। तो 100 नंबर का बताइए आप। 100 नंबर का क्या हो जाएगा जी? दुगुन कह रहा है तो टोटल कितनी मात्राएं होती है? झप ताल में आप जानते हैं झप ताल में टोटल 10 मात्राएं होती हैं और दुगुन कर रहा है तो 2 से भाग दीजिए मतलब 5। तो एक आवर्त में कितने मात्राएं? 5 मात्राएं होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, ठीक है जी। अब इसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिए आप, इसके बारे में बता रहा है डिटेल। तो कि झप ताल में 10 मात्रा होती है, 10 मात्रा के बोल है इसमें और 4 विभाग होता है, जो कि 2 मात्रा 3 मात्रा 2 मात्रा 3 मात्रा मतलब 2 3 2 3 इस तरह से बटा हुआ है। तो इसके दुगुन में आप जो है 10 मात्रा है, दुगुन मतलब एक मात्रा में दो मात्रा को बोलना, तो 5 मात्राओं का आवर्तन होगा इसमें दुगुन में, ठीक है जी। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? नाट्य शास्त्र किसने लिखा आप बताइए। तो 1 से 1 का सवाल सही बताइए आप। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था, ठीक है। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। और सारंग देव जी क्या लिखे? सारंग देव जी संगीत रत्नाकर लिखे हैं। और वहीं आपसे बात किया जाए कि नारद मुनि क्या लिखे हैं, तो नारद मुनि संगीत मकरंद लिखे हैं, मकरंद की रचना की हैं। वहीं लोचन कवि क्या लिखे हैं, तो राग तरंगिणी लिखे हैं। तो आप जानते हैं डिटेल इसका। अगला प्रश्न देखिए, पढ़ लीजिए डिटेल। नाट्य शास्त्र जो होता है, नाट्य शास्त्र के 6 अध्याय मतलब 28 से लेकर 33 तक संगीत से सीधा संबंध रखने वाला जो है अध्याय होता है। 18वें अध्याय में वाद्यों के 4 प्रकार मतलब स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छनाएं और 18 जातियां, उनके ग्रह, अंश, न्यास इत्यादि का विवरण दिया गया, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 102 नंबर है, कौन सी शताब्दी में संगीत रत्नाकर लिखा गया? तो संगीत रत्नाकर का रचना काल पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब 13वीं शताब्दी में लिखा है। 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर को लिखा गया सारंग देव जी के द्वारा, ठीक है।
अगला प्रश्न देख लीजिए, इसको और पढ़ लीजिए। उस्ताद हलीम जाफर खां कौन सा वाद्य बजाते थे? आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 103 का सही उत्तर बताइए। तो यह सितार बजाते थे। देखिए, उस्ताद हलीम जाफर कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो सितार। ठीक है, आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। डिटेल इसका पढ़िए। देखिए, उस्ताद हलीम जाफर खां को संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर के नाम से पुकारा जाता है। इनके वादन की अपनी अलग शैली है जिसे लोग जफर खानी बाज कहते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा राग उत्तरांग वादी राग है? ठीक है, उत्तरांग वादी मतलब सप्तक के उत्तर अंग में जिसका वादी स्वर है। तो 104 नंबर का देखिए, 104 नंबर का अल्हैया बिलावल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? अल्हैया बिलावल। अब देखिए, अल्हैया बिलावल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। राग अल्हैया बिलावल बिलावल थाट से उत्पन्न है और इसका वादी स्वर जो है, वादी स्वर क्या है? वादी स्वर धैवत है। और संवादी स्वर क्या है? संवादी स्वर आपका गंधार है। बल धागा हम बताए थे ट्रिक। तो आप देखिए, इसमें 7 जो स्वर होते हैं, सा रे ग म, तो यहाँ से पूर्वांगवादी राग होता है। और इससे आगे जाइएगा, सा रे ग म म प ध और नी, तो यहाँ से जब इधर जो भी संवादी स्वर होगा, वादी स्वर होगा, वादी स्वर, तो उसको उत्तरांग बोलते हैं। ये उत्तरांग हो गया और ये पूर्वांग हो गया। ठीक है जी। तो पूर्वांग मध्यम से षड्ज की तरफ वादी स्वर आएगा तो उसको पूर्वांगवादी राग बोलिएगा, और मध्यम से निषाद की तरफ जाइएगा तो उसको उत्तरांगवादी राग बोलते हैं। यदि मध्यम से तार सप्तक की तरफ जाने में आपका वादी स्वर मिलता है तो उसको उत्तरांग बोलेंगे। ठीक है जी। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न इसमें देख लीजिए, आप इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। अल्हैया बिलावल के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। उत्तरांगवादी राग है ये, और बिलावल थाट से उत्पन्न है, और इसकी जाति है साडव संपूर्ण। साडव संपूर्ण का मतलब होता है आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर। ठीक है जी। और इसके आरोह में मध्यम स्वर को वर्जित किया गया। ठीक है, म को वर्जित किया जाता है। गमक के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको बताना है 105 नंबर सवाल को। गमक के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो गमक के 15 प्रकार बताए हैं। ठीक है जी। अब इसका डिटेल आप पढ़िए। भारतीय शास्त्रीय संगीत के निष्पादन में प्रयुक्त होने वाले भूषणों को गमक या गमकम कहते हैं। सुंदर ढंग से मुड़ना, वक्र आदि को गमक कहते हैं। संगीत में किसी स्वर को अधिक रंजक तथा श्रुति मधुर बनाने के लिए उत्पन्न किया जाने वाला एक विशिष्ट प्रकार का कंपन गमक कहलाता है, और यह 15 प्रकार का होता है। ठीक है जी। झाला किस लय में बजाया जाता है? झाला किस लय में बजाते हैं? 106 का बताइए। झाला जो है आप द्रुत लय में बजाते हैं। ठीक है जी, द्रुत लय में। इसका डिटेल पढ़ लीजिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं 107 नंबर, षड्ज जाति में कितनी स्वर होते हैं? तो आप देखिए, एक होता है आडव। आडव का मतलब होता है 5 स्वर, और साडव का मतलब होता है 6 स्वर, और संपूर्ण का मतलब होता है 7 स्वर। ठीक है जी। तो आपसे साडव पूछ रहा है, तो साडव का मतलब हो जाएगा आपका 6 स्वर। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल। ताल की कितनी जातियां होती हैं? तो 108 का बता दीजिए। ताल की कितनी जातियां होती हैं? तो 5। आंसर क्या हो जाएगा जी इसका? 5 जातियां होती हैं। ठीक है, आइए इसका डिटेल पढ़ लीजिए। ताल की 5 जातियां, आप इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भुर्जी खां किस घराने से संबंधित हैं? 109 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, भुर्जी खां किस घराने से संबंधित हैं? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भुर्जी खां जयपुर घराने से संबंधित है। देखिए, भुर्जी खां जयपुर घराने से संबंधित है, और इनका जन्म 1890 में बूंदी में हुआ था। ठीक है जी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक थे। इनकी गायन शैली ख्याल, भजन, ठुमरी थी। ठीक है, भुर्जी खां का जो है घराना क्या है? जयपुर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न इससे पूछा जा रहा है, यामिनी कृष्णमूर्ति कौन सा नृत्य करती हैं? तो कुचिपुड़ी। ठीक है जी, कुचिपुड़ी नृत्य करती हैं। आप बताइए, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? आप बताइए। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य होता है।
कथक कहाँ का है? तो उत्तर भारत का है। ओडिसी उड़ीसा का है और मोहिनीअट्टम केरल का है। ठीक है जी। यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़िए। 20 दिसंबर 1940 को इनका जन्म हुआ था और भरतनाट्यम कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी हैं। सन 2016 में इन्हें पद्म विभूषण मिला गया था। ठीक है जी, दिया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक ताल की तिगुन के एक आवर्त में इतने मात्राएं होती है, तो आप बताइए एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 12। और तिगुन पूछ रहा है तो 3 से इसमें भाग दीजिए तो ये 4 हो जाएगा। मतलब एक ताल की तिगुन में एक आवर्तन में 4 मात्राएं होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा जी? 2। ठीक है, आंसर इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, 112 नंबर सवाल को बताइए। 112 नंबर सवाल पूछ रहा है नाट्य शास्त्र में वृंद को क्या कह के बुलाया गया है? वृंद, वृंद किनको कहा गया है? तो वृंद कहा गया है कुतप। कुतप को वृंद कहा गया है नाट्य शास्त्र में। ठीक है जी। अब कुतप क्या होता है आप इसको पढ़िए, इसका डिटेल्स देखिए, बताइए। अब डिटेल्स लिखा है नाट्य शास्त्र के 28वें अध्याय में तत्, औनद, घन और सुशीर वाद्यों का नाट्य में किस प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए बताया गया है। अनेक वाद्यों की सम्मिलित ध्वनि को कुतप कहा गया। ठीक है जी, या वाद वृंद कहा गया। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला पूछा जा रहा है 113 में आपसे सवाल पूछा गया है संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो संगीत रत्नाकर को सप्त अध्याय कहा जाता है। इसमें 7 अध्याय हैं। ठीक है जी। संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय हैं। कौन कौन? स्वर अध्याय है, राग अध्याय है, प्रकीर्ण अध्याय है, प्रबंध अध्याय है, ताल अध्याय है, वाद्य अध्याय है और नृत्य अध्याय। ठीक है जी। सारंगदेव जी ने इसका विशद वर्णन किया है 7 अध्याय में। ठीक है जी। इस 7 अध्याय होने के कारण इसको सप्त अध्याय कहा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 114 नंबर सवाल है उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में शुद्ध थाट कौन है? तो उत्तर संगीत पद्धति में आपको जो है, या भारतीय संगीत पद्धति में आपको बिलावल को शुद्ध माना गया है। ठीक है जी। तो बिलावल थाट में सभी शुद्ध स्वर का प्रयोग किया जाता है। संगीत दर्पण के लेखक कौन है? आप बताइए, संगीत दर्पण के लेखक कौन है? तो इसका जो है, इसको भी मूल्यांकन से बाहर किया गया था। आपको इसका डिटेल बता रहा हूँ। देखिए, सवाल है 115 नंबर। ठीक है, तो भरत ने नाट्य शास्त्र लिखा था, आप जानते हैं नाट्य शास्त्र भरत जी ने लिखा। सारंगदेव जी ने रत्नाकर, संगीत रत्नाकर लिखे हैं। और वहीं नारद मुनि क्या लिखे हैं? संगीत मकरंद लिखे हैं, मकरंद लिखे हैं। और लोचन कवि क्या लिखे हैं? तो राग तरंगिनी। ठीक है जी, राग तरंगिनी लिखे हैं लोचन जी। ठीक है जी। तो यह मूल्यांकन से बाहर किया गया था संगीत दर्पण, इसमें कोई लेखक का नाम ही नहीं है। ठीक है, आपसे आगे बताया जा रहा है कि संगीत दर्पण के लेखक पंडित दामोदर थे। ठीक है जी, संगीत दर्पण के लेखक पंडित दामोदर थे। ये बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है जी, मुगल काल थे, मुगल शासक थे जहांगीर। देखिए, पंडित वेंकटमखी ने कितने मेलों अर्थात थाटों का प्रचलन किया? तो 72। पंडित वेंकटमखी ने 72 थाटों का प्रचार किया। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, इसका डिटेल थोड़ा सा पढ़ लीजिए। डिटेल इसका लिख रहा है कि तंजौर के वेंकटमखी नामक विद्वान प्रमाणिक ग्रंथ चतुर्दंड प्रकाशिका सन 1700 ईस्वी में लिखे थे। इस ग्रंथ में उन्होंने 72 थाटों का मेल करता 72 मेल करता या 72 थाटों को स्थापित किया था। दक्षिण संगीत में इस स्वर पद्धति को अपनाया गया। ठीक है जी, इस मेल पद्धति को अपनाया गया। ठीक है, देखिए ऋषभ और धैवत की कितनी श्रुतियां हैं? तो ऋषभ और धैवत की, देखिए ऋषभ और धैवत की कितनी श्रुतियां हैं? तो 3-3 होती हैं। ठीक है जी, ऋषभ और धैवत की 3-3 श्रुतियां होती हैं। गंधार और निषाद की 2-2 श्रुतियां होती हैं। षडज, मध्यम और पंचम की 4-4 श्रुतियां होती हैं। और आपको गंधार और निषाद की 2-2 और ऋषभ और धैवत की 3-3। ठीक है जी, तो इस तरह से टोटल 22 श्रुतियां हो जाती है। ठीक है जी, 22 श्रुतियां हुई है। अब आपसे 118 नंबर सवाल पूछा जा रहा है 10 मात्रा की ताल का नाम बताइए। इसमें से 10 मात्रा की ताल कौन है? 118 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है। तो एक ताल में आप जानते हैं 12 मात्राएं होती हैं, 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं और 4 ताल में जो है आप बताइए
चार ताल में भी 12 मात्राएं होती हैं और वहीं झप ताल में 10 मात्राएं होती है। ठीक है जी। तो 10 ताल की मात्रा पूछा जा रहा है तो 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। आप इसके डिटेल पढ़ लीजिएगा। ताल जिसमें 4 विभाग होते हैं, आप बताइए। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा ताल है जिसमें 4 विभाग होते हैं, तो 3 ताल में भी 4 विभाग होते हैं और एक ताल में 6 विभाग होते हैं। एक ताल में 6 विभाग होते हैं और 12 मात्राएं होती हैं और 3 ताल में 16 मात्राएं, 4 विभाग। और झप ताल में कितनी? तो झप ताल में आप 10 मात्राएं होती हैं और 4 विभाग होते हैं। और दादरा में देखिए, दादरा में 6 मात्रा होता है और 2 विभाग होता है। ठीक है जी। तो क्या पूछा जा रहा है? ताल जिसमें 4 विभाग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सवाल पढ़िए, सवाल हम ध्यान से नहीं पढ़े। 4 विभाग से कम किस में है? तो 4 विभाग से कम इसमें 2 ही विभाग है। ठीक है, इसमें भी 4 विभाग, इसमें भी 4 विभाग और इसमें भी 4 विभाग, लेकिन इसमें 2 ही विभाग है। ठीक है, तो आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या आप जानते हैं 4 है। वेद की संख्या आप जानते हैं 4 है, आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो वेदों की संख्या 4 कौन कौन है आप बताइए। यहाँ पे 4 वेद है। ऋग्वेद, मतलब इसमें गायत्री मंत्र वगैरह दिया है। 228 सूक्त दिया है इसमें। सूर्य को समर्पित मंत्रों का इसमें संकलन किया गया है। सामवेद जो है यह संगीत से संबंधित है। इसके जो है पुरोहित को उद्गाता कहते थे, उद्गाता। ठीक है जी। और इसमें उदात अनुदात स्वरित जो है 3 तरह के स्वर होते थे। देखिए यजुर्वेद यह यज्ञों से संबंधित जो है पूजा पाठ की विधि बताता है और अथर्ववेद जादू टोना का वेद है। ठीक है जी, जादू टोना ये अथर्ववेद में बताते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। 121 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आपसे, किस राग की जाति आडव है? मतलब किसमें 5 स्वर का प्रयोग किया गया है? तो इसको जो है आयोग ने मूल्यांकन से बाहर किया था। 121 नंबर सवाल देखिए। 121 नंबर सवाल, किसकी जाति आडव है? तो इसमें मूल्यांकन से बाहर किया गया था। देखिए, यह कल्याण थाट से उत्पन्न है, भैरव थाट से उत्पन्न है और मालकोस जो भैरवी थाट से उत्पन्न है। राग दुर्गा जो है बिलावल थाट से उत्पन्न है। आप इतना जानते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? सारंगा को किसकी सहायता से बजाते हैं? सारंगा देखिए एक वाद्य यंत्र होता है जिसमें जो लहरा बजाने में प्रयोग होता है, तो इसको बो से बजाते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर। ठीक है, इसको बो से बजाते हैं। सारंगा मुख्य रूप से गायकी प्रधान वाद्य यंत्र है। इसको लहरा अर्थात अन्य वाद्य यंत्रों के जुगलबंदी के साथ बजाते हैं। सारंगा को बो से बजाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, पढ़िए। अगला प्रश्न 123 नंबर, कौन सा राग वर्षा ऋतु में गाया जाता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा जी? आंसर इसका हो जाएगा गौड़ मल्हार। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए, डिटेल इसका पढ़िए। वर्षा ऋतु में राग गौड़ मल्हार को गाया जाता है। इसकी जाति संपूर्ण है, आरोह में भी 7, अवरोह में भी 7। और देखिए इसमें गौड़ मल्हार का मिश्रण है, राग गौड़ और राग मल्हार का मिश्रण है। यह जो है इसका जो है थाट संबंधी मतभेद है इसमें। कुछ लोग इसे खमाज थाट का राग मानते हैं, कुछ लोग इसे बिलावल का। ठीक है जी। तो आप गौड़ मल्हार के बारे में थाट में मतभेद है। यदि खमाज थाट से कहा जाए तो उसमें निषाद कोमल लगेगा और बिलावल का यदि कहा जाए तो उसमें सभी शुद्ध स्वर लगेंगे। तो आपको जो है स्वर देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा थाट इसमें प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए। सितार को किस वर्ग में रखा गया? तो सितार आप जानते हैं तत्व होगा, क्योंकि सितार तार से बना है। सुशीर हवा से बजने वाले होते हैं और घन जो होता है धातु से बने होते हैं। ठीक है जी। अगला इधर प्रश्न देख लीजिए। 124 नंबर सवाल। 124 तो आपने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे 125 नंबर, खमाज थाट का राग कौन है? तो खमाज थाट का राग वही होगा जिसमें निषाद कोमल लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन तिलक कामोद। तो तिलक कामोद देखिए इसके बारे में पढ़ लीजिए डिटेल। तिलक कामोद जो है आपका तिलखा सांप, इसका बना लीजिएगा आप ट्रिक। तिलखा सांप खमाज थाट से उत्पन्न तिलक कामोद होता है और 10 थाटों में से एक है। खमाज थाट एक लोकप्रिय प्रचलित
राग तिलक कामोद का जनक है। ठीक है जी। श्रृंगार रस की रचनाएं इस राग में खूब मिलती हैं। राग तिलक कामोद साडव संपूर्ण जाति का राग है। इस राग में सभी शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाते हैं। तो आप जो देखिए यह खमाज षाट से उत्पन्न है, तो निषाद इसमें कोमल लगना चाहिए। इसकी जाति जो है साडव संपूर्ण है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। हम जो है पूरा मेहनत कर रहे हैं कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो और आपको इस बार नौकरी जरूर मिले। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।